हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इसमें चैप्टर 9 की मिसलिनियस एक्सरसाइज के बचे हुए 5 क्वेश्चन जो हैं हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो पिछली क्लास में 13 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज के, और पिछले वीडियो की लिंक आपको हमेशा की तरह यहाँ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन है, तो कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट से ही पढ़िए, थोड़ी आसानी रहती है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करेंगे हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 14। और एक चीज और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। उसके लिए आपको सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना होगा। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको बोला गया फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, मतलब x और y की वैल्यू तो हमको दे दी ही जाएंगी यहाँ पर, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पहले हमको इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम 2-3 मेथड पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं कौन सी मेथड यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल से आराम से अपना काम बन जाएगा, तो दूसरी मेथड देखने की जरूरत है ही नहीं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने उठाई, ये क्या है अपना x प्लस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू 2e की डिग्री माइनस वाई और माइनस 1। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो x प्लस 1 है ना, ये मल्टीप्लाई में उस तरफ भेज देंगे तो ये डिवाइड में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2e की डिग्री माइनस वाई माइनस 1 अपॉन ये आ गया x प्लस 1। वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए x वाले टर्म्स अलग, y वाले अलग। तो देखो, ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ये y वाला टर्म है, तो इस पूरे को अपन यहाँ ले आते हैं y के साथ, और dx को अपन यहाँ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा अपना dy अपॉन 2e की डिग्री माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। तो वेरिएबल तो सेपरेट हो गए। अब वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। क्या करेंगे, आप देखिए e की डिग्री माइनस वाई है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऑब्वियसली अपन डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये dy अपना एज इट इज है, ये हो जाएगा 2 अपॉन ई की डिग्री y, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और ये माइनस 1 इक्वल टू में जो चल रहा है अभी वो चलने दीजिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको अगर एलसीएम लेके आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा dy के अपॉन में 2 माइनस ई की डिग्री y अपॉन ई की डिग्री y। ये e की डिग्री y यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहां से मैं हटा के डायरेक्ट लिख दे रही हूं यहाँ पर e की डिग्री y dy इक्वल टू ये हो गया dx अपॉन x प्लस 1। अब आराम से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट किया, फिर देखा कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई किया, अब इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये करा। अब आप देखें, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, यहाँ पर हमको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो देखिए, तो यही क्या ही मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिर्फ यहां पर लगा रही हूं, ये अपना ठीक है, यानी ये हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो ये डिनोमिनेटर में है 2 माइनस ई की डिग्री y, इस पूरे को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पर हमने लिया लेट t इक्वल टू 2 माइनस ई की डिग्री y, और डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि देखो ये वाली चीज हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर देखें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हो जाएगा dt अपॉन डी वाई इक्वल टू 2 का हो जाएगा 0, और माइनस ई की डिग्री y का माइनस ई की डिग्री y। और एक काम और करते हैं, ये जो dy है ना, इसको अपन उस तरफ ले जाते हैं, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा dy, और ये माइनस साइन अपन यहाँ ले आते हैं। तो लीजिए, इस तरीके से आपका काम बन गया। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, e की डिग्री y dy की वैल्यू अपने को मिल गई माइनस dt, यहाँ पर रख देंगे, ये एज इट इज रहेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन e की डिग्री y dy, e की डिग्री y dy की जगह पे माइनस dt अपॉन, और 2 माइनस e की डिग्री y को अपन ने लिया है t, तो ये t इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं इसको हटा के छोटा करके लिख रही हूँ, हाँ, इंटीग्रेशन, और ये अपना है dx अपॉन x प्लस 1। अब बिल्कुल आराम से ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कर देते हैं अपन इंटीग्रेट। ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉडलस t इक्वल टू ये हो जाएगा
लॉग मॉडलस x प्लस 1 प्लस, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर भी लॉग है यहाँ पर भी लॉग है, तो जो कांस्टेंट लेंगे वो भी लॉग c ले लेते हैं, रहेगा तो वो कांस्टेंट ही ना, तो ये अपन ने ले लिया लॉग c। अब ऑब्वियसली t को बाहर से लाए हैं तो t की वैल्यू वापस से रख देंगे 2 माइनस e की डिग्री y, तो देखिए ये हो जाएगा अपना, और ये माइनस को अपन डिग्री में देखो n log m इक्वल टू क्या होता है log m की डिग्री n। अब n की जगह पे यहाँ माइनस है, माइनस मतलब -1 ले लो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, log t की वैल्यू रख देते हैं अपन, पॉजिटिव ही है तो अपन ने लिया 2 माइनस e की डिग्री y और इस पे लगा दिया -1, ये वाला माइनस, इक्वल टू ये हो गया अपना देखो log m प्लस log n, ये हो जाएगा log m इंटू n यानी x प्लस 1 इंटू सी। अब आप एक चीज देखें, इसकी डिग्री -1 है, ये डिनोमिनेटर में आके तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, तो ये लॉग एक दूसरे से हट जाएंगे। अब देखिए जनरली हम क्या सोचते हैं कि ये लॉग से लॉग कैंसिल नहीं होता कभी भी, एक्चुअल में इसका एंटी लॉग लिया जाता है और एंटी लॉग के कारण दोनों तरफ से हम लॉग को हटा सकते हैं, राइट। तो हम एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस e की डिग्री y की डिग्री -1, डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस e की डिग्री y, पूरे की डिग्री नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर लाइन पॉजिटिव हो गई, ये लॉग और ये लॉग हट गए एंटी लॉग लेने से, और यहाँ पर क्या बचा अपने पास x प्लस 1 इंटू सी। अब आप देखें हमको चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमको इस c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आप एक काम करिए, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, दे दिया। अब यहाँ से हमको c की वैल्यू अगर मिल जाए तो यही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास x और y की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे when y इक्वल टू 0, I mean given that y इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू अपन रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस e की डिग्री 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू सी। समझ में आ रही है बात, y भी 0 है x भी 0 है, y की जगह पे 0 रख दिया x की जगह पे 0 रख दिया, तो e की डिग्री 0 यानी 1, तो 1/2 माइनस 1, तो ये हो गया पूरा 1/1 c इंटू 1 c, तो c की वैल्यू आ गई 1। बस इस c की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 1/2 माइनस e की डिग्री y इक्वल टू x प्लस 1 इंटू सी की जगह पे आ गया 1, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है। बट अगर आप बुक में देखेंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इतना भी लिखेंगे तब भी ये गलत नहीं है, लेकिन हमको ये चीज़ पता है कि भाई मैथ्स में जब भी हम कोई आंसर करते हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर करते हैं, राइट। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए c की वैल्यू 1 आ गई, रख दी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं, ये हमारा क्या है x प्लस 1 इक्वल टू ये है 1/2 माइनस e की डिग्री y, क्लियर, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं इसको यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस e की डिग्री y इक्वल टू 1/x प्लस 1, और एक काम करते हैं, ये जो प्लस का 2 है उस तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का e की डिग्री y इक्वल टू 1/x प्लस 1 माइनस 2। एक काम और करते हैं, इन दोनों में से अगर माइनस साइन कॉमन ले ले, या फिर रहने दो, अभी तो रहने दो, इस माइनस को हटाने के लिए, या फिर इस माइनस को यहाँ ले जाओ, तो ये e की डिग्री y ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/x प्लस 1, यानी इस माइनस से भी हमने इस माइनस को भी हमने हटा दिया, यानी इस माइनस को यहाँ ले गए। अब इसके बाद e की डिग्री y अपना एज इट इज है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आप, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2/x प्लस 1 e की डिग्री y। यहाँ पे थोड़ी सी और जगह लगेगी, तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। अब आप क्या करें, बोथ साइड अगर हम लॉग लेते हैं, बोथ साइड अगर लॉग लेते हैं, तो यहीं पर ले रही हूँ मैं, देखो ये हो गया लॉग e की डिग्री y इक्वल टू लॉग ये
ठीक है, तो हमको ये चीज पता है इसके बेस में क्या है, कुछ नहीं है तो ई है, तो ये अपना हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 2 नहीं सॉरी 1, 2 माइनस 1 1। ठीक है, देखो ये अपन ने एलसीएम लिया तो 2 का मल्टीप्लाई x में, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, और ये माइनस का 1 एज इट इज, तो 2x 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, और यही है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन जो था सिंपल, अपना ये वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली चीज तो अपने को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ा। ठीक है, फिर यहाँ से c की वैल्यू हमने फाइंड करी, c की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर आपका आंसर आ गया है। बट अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको इस तरीके से आंसर दिया हुआ है, और ऑब्वियसली इस आंसर को लाने के लिए ये स्टेप्स हमको करनी पड़ी, क्योंकि कोई भी आंसर हम देते हैं तो ऑब्वियसली हम सिंप्लीफाई करके देते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज और, अगर आप बुक में देखेंगे तो वहां पर दिया हुआ है साइड में x इज नॉट -1। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका यहाँ पर जो x है ये -1 हो गया तो -1 +1 ये क्या हो जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 हो जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसीलिए x जो है, कभी भी इस तरह के आंसर आते हैं तो आपने देखा होगा साइड में हम इस तरह से ये लिखते हैं, क्योंकि अगर ये अपना -1 हो गया तो -1 + 1 ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये भी आप ऑलरेडी चैप्टर 6 में कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा हमको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दी नहीं गई है। हमको डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले फॉर्म करनी होगी और फिर सॉल्व करना होगा। तो चलिए करते हैं इसको। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट proportional to the number of its inhabitants present at any time। यानी कि यहां पर हमको क्या बोला गया है, वर्ड टू वर्ड समझिएगा। अगर पहली लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगी। हमको बोला गया है कि विलेज में जो भी पॉपुलेशन है किसी टाइम पर, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, तो उस टाइम को तो अपन ऑब्वियसली टी ले लेंगे, जो भी टाइम है उसको अपन टी ले लेंगे। तो किसी टाइम पर जो पॉपुलेशन है विलेज की वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है किसी पर्टिकुलर रेट से। तो भाई किसी रेट से इंक्रीज हो रही है मतलब उसमें चेंज आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज जो होता है वो अपना क्या होता है, रेट ऑफ चेंज आपने पढ़ा ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो किसी चीज में चेंज आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर दोनों जगह डी लगा दो कि पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज जो होता है वही होता है अपना डेरिवेटिव। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये चीज हमको पहली लाइन में बोली जा रही है। और आगे क्या बोला जा रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल का साइन आपको पता ही है, प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट मतलब जो भी विलेज है उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली पॉपुलेशन। तो जो भी आपकी पॉपुलेशन रहेगी, जो भी इनहेबिटेंट है, ठीक है, तो ये हमको बोला जा रहा है। समझ में आ गई बात क्लियरली? तो यहां पर हम क्या सपोज कर लेते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसको आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपने देखा होगा हम dy/dx लेकर चलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली टाइम है तो इसको हम t ले लेंगे, y को हम ले लेते हैं पॉपुलेशन, t को ले लेते हैं टाइम। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम, यानी कि जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं ऑब्वियसली वो हमारी क्या हो जाएगी, जो भी हमारे लोग गांव में रह रहे हैं, विलेज में रह रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो हमको समझ में आ गई कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे फॉर्म होगी। अब आगे हमको क्या बोला जा रहा है, इफ पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999, यानी कि इन्होंने बोला है कि ईयर 1999 में जो पॉपुलेशन है जिसको हम अभी y सपोज करने वाले हैं वो कितनी है, 20,000। फिर उन्होंने बोला कि 2004 में 25,000 पॉपुलेशन हो गई है। ठीक है, और फिर ये पूछ रहे हैं कि 2009 में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो सीधी सी बात है कि दो कंडीशन में हमको, अब यहां पर देखो ईयर दिया है, हमको टाइम नहीं दिया, लेकिन टाइम हमको इन्हीं से निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट चीजें नहीं दी जाएंगी। देखो
तो इनिशियल स्टेज अपनी इन्होंने बोला है 1999 में 20,000 पॉपुलेशन थी। तो ऑब्वियसली इसको हम अपनी इनिशियल स्टेज लेकर चलेंगे, यानी जब स्टार्ट हुआ वहां पर। तो जो भी अब ऑब्वियसली यही दिया है हमको स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने टाइम टी यहाँ पर ले लिया 0, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है अपना इनिशियल स्टेज है ये। तो जब 1999 की बात कर रहे हैं तब 20,000 था। फिर 1999 से 2004 तक कितने साल हो गए, ऑब्वियसली आप काउंट कर लो, 5 साल हो गए। तो 1999 से 2004 तक यानी कि 5 साल में, यानी ये अपने को टाइम मिल गया 25,000 हो गए। उसके बाद 1999 से 2009 तक कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। तब अपने को पॉपुलेशन यानी y की वैल्यू पूछी है। सीधी सी बात है कि भाई y और t में एक रिलेशन हमको मिलना चाहिए, तभी जाके हम t हमको पता है और y की वैल्यू हम तभी फाइंड कर पाएंगे। और ये रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास और कोई चीज नहीं दी गई है, सिर्फ यहाँ पर पहली लाइन से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके t और y में हम एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आई होगी। तो ये चीज हमको दी गई है। यहाँ पर पूछा है कि 2009 में, यानी कि 1999 से 2009 तक यानी 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी ये बताइए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि लेट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, आप लिख लेना बी वाई। ओके, ठीक है, आपको प्रॉपर लिखना है, जब भी आप एग्जाम में कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को या नोट्स बना के लिख रहे हैं तो प्रॉपर करना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन हो गई वाई एंड एनी टाइम, यानी जो भी प्रेजेंट एट एनी टाइम जो टाइम है वो अपन ने ले लिया टी। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली, यानी कि पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अपने इनहेबिटेंट के, यानी अपनी पॉपुलेशन के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको पता है कि भाई जब ये अपना प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और इक्वल लगता है तो ये किसको लेकर आता है, एक कांस्टेंट को। ओके, अब भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल से y वाला इधर ले आइए, t को यहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन y इक्वल टू k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा अपना log मॉडुलस y इक्वल टू k t प्लस c। तो अब आप देखें यहाँ पर y यानी पॉपुलेशन, t यानी टाइम, इन दोनों में एक रिलेशन तो मिल गया है, बट आप देखें यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं, एक तो k है एक t है, सॉरी c है, एक k और c। अब ये k और c की वैल्यू चाहिए होंगी, क्योंकि अगर ये वैल्यू रहेंगी तो हम एग्जैक्ट पॉपुलेशन कैसे बता पाएंगे। तो उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ से अगर हमको k और c की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आपको पहले से दो चीजें दे रखी हैं, इन दोनों चीजों का यूज करके हम k और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो है, मतलब कहने का ये जनरल सॉल्यूशन आया है अपना, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अब देखें यहाँ पर अपन लिखेंगे when t इक्वल टू 0, थोड़ा प्रॉपर करते रहो, तो ये मैं हटा देती हूँ, क्वेश्चन में तो लिखा ही है इन ईयर 1999, तो 1999 में 20,000 पॉपुलेशन थी। तो अगर देखा जाए तो ये इनिशियल स्टेज की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि t अपना हो गया 0 एंड जो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन को अपन ने y लिया है, ये कितना बोला है अपने को 20,000, क्लियर बोला है कि 20,000 है 1999 में पॉपुलेशन। तो वहीं से अपने को अपने टाइम निकालना पड़ेगा, ये इनिशियल स्टेज। तो ये जो वैल्यूज हैं ये अपन इस इक्वेशन 1 में रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट log y, log y इक्वल टू k t यानी 0 प्लस c, t की वैल्यू 0 है तो k t प्लस c। अब यहां से आप देखें k इंटू 0 0, तो c की वैल्यू डायरेक्ट आ गई log 20,000। कहने का मतलब ये है कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब के जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू और फाइंड करेंगे। तो इन ईयर 2004 जो पॉपुलेशन थी वो थी 25,000, ठीक।
तो 2004 का मतलब क्या हुआ कि भाई 1999 से 2004 तक कितने साल बीत गए, काउंट कर लो आप, 5 ईयर्स। ठीक है, तो अपना टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स, 0 ईयर्स। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है ये, और पॉपुलेशन कितना बोला, 25,000, 25,000। ठीक है, बस ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में रख दो, फिर से वही फ्रॉम इक्वेशन 1, जिसमें वैल्यू रखेंगे तो log y मतलब log 25,000, यहाँ y 25,000 है, इक्वल टू के टी कितना है अपना 5, यानी 5 के लिख देती हूँ, है ना, के टी प्लस सी की वैल्यू अभी अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ना, तो यही वैल्यू लिख देंगे। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भाई ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, इस लॉग को इस तरफ ले आते हैं, तो देखिए ऑब्वियसली ये प्लस का है माइनस का आएगा, तो log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, इसको इस तरफ लाए तो माइनस का, तो log m माइनस n, log m अपॉन n इक्वल टू 5 के, ये 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 5 5 जार 25, 5 4 जार 20, log 5 अपॉन 4। तो k की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1 अपॉन 5 log 5 अपॉन 4। बस अब अपना काम बन गया, c की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अपने को टाइम दिया है, यानी ईयर दिया है कि 1999 सॉरी 2009 में पॉपुलेशन कितनी होगी, तो यहाँ लिखेंगे तो द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009, 2009 तो 1999 से 2009 तक कितना टाइम हो गया, t इक्वल टू अपने 10 ईयर्स, t इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसको अपन कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यूज रख दो सारी के सारी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट log y इक्वल टू के टी, के की वैल्यू ये रही, के इंटू टी कितना है अपना यहाँ पर 10 प्लस के टी प्लस सी log 20,000। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सबसे पहले तो देखो इस 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जार 10, तो ये हो जाएगा आपका log y इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में 2 log 5 अपॉन 4 प्लस log 20,000। बात समझ में आ रही? अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगी, n log m की डिग्री, ये 2 इधर चला जाएगा डिग्री में, तो इसकी डिग्री पे आएगा जब 2, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ठीक, अब देखो फिर से log m प्लस log n, ये हो जाएगा log m इंटू n, यानी कि 25 अपॉन 16 इंटू 20,000। ओके, यहाँ पर अपना ये log y तो चल ही रहा है। अब यहाँ पर अगर आप एंटी लॉग ले लो तो ये लॉग हट जाएगा दोनों तरफ से, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जार 4, और 25 और 1250 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक ये। तो अपने को यही तो पूछा था कि जो पॉपुलेशन जो है वो कितनी रहेगी 2009 में, तो y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा कुछ भी नहीं दिया गया था भाई इस क्वेश्चन में, अपने को जो पहली लाइन थी उसी में मेन अपने को दिया गया था, अगर वो चीज आपने फाइंड कर ली बाकी चीज बड़ी आसान है। एक बार और उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमको क्या बोला गया था कि जो पॉपुलेशन है विलेज की वो इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली एक रेट से, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, हमको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये होता है अपना डेरिवेटिव। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये प्रोपोर्शनल था अपना किसके, इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम, यानी अपनी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर फिर क्या किया भाई, इसको हटाते हैं अपन ऑब्वियसली, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है,
अब इसको अपन ने सॉल्व किया भाई, अपने को जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते आता है, किया, ये मिल गया अपने को। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर y की वैल्यू फाइंड करना है, यानी पॉपुलेशन अपने को फाइंड करना है 2009 की, तो उसके लिए जरूरी था कि k और c की वैल्यू फाइंड करना। अब इसके लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दो चीजें हमको दी गई थी कि 1999 में जो पॉपुलेशन थी वो 20,000 थी, यानी 1999 में टाइम जीरो, इनिशियल स्टेज तो जीरो लेंगे, उससे हमको किसकी वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई। फिर 2004 में जो पॉपुलेशन थी वो 25,000 थी, उससे अपने को के की वैल्यू मिल गई। बस फिर बचा ही क्या था, हमको बोला गया था कि 2009 में कितनी पॉपुलेशन रहेगी, तो 1999 से 2009 तक टाइम कितना गुजरा, 10 ईयर्स। तो टाइम तो हमारे पास था, बस पॉपुलेशन हमको बतानी थी, तो बता दी। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। बाकी अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना भाई इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर हमको पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, क्या होगा इनमें से। तो कुछ नहीं भाई, सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। तो देखो आप दो काम कर सकते हैं, चाहो तो y को यहाँ ले जाओ तो ये खत्म हो जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा 0, चाहो तो y को इसके साथ स्प्लिट अलग कर लो, इसके साथ अलग कर लो, जो चाहो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल यही है, y को उधर भेज दो, तो ये बचेगा अपने पास y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। अब यहाँ पर देखो अपन इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये नेगेटिव उस तरफ भेज देंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा y dx इक्वल टू एक्स डी वाई। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, y वाले टर्म्स अलग, x वाले अलग, तो ये जो y है ये ऑब्वियसली dx के मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन y, और ये हो जाएगा dx अपॉन x। ठीक है, ऐसे भी इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कभी भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आप कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली एक फंक्शन देता है जिसको कि हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो y वाला जो टर्म होता है आप हमेशा इसको LHS में लिख कर चलें, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन क्या करें, यहाँ पर अपन ने ये लिखा dy अपॉन वाई इक्वल टू dx अपॉन एक्स, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा log मॉडुलस y इक्वल टू log मॉडुलस x। और जैसा कि मैंने आपको बताया भाई यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है, तो कांस्टेंट को भी log के ही फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ पर हमने लिखा प्लस log c, ये क्या हो जाएगा log m प्लस log n, ये हो जाएगा log m इंटू एन यानी x इंटू सी, और ये हो जाएगा आपका log y। अब देखिए यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है, तो log से log कैंसिल नहीं होता, दोनों तरफ log है, तो हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो इसलिए ये log हट जाएगा। तो यहां से आ जाएगा y इक्वल टू एक्स सी। कौन सा ऑप्शन है, एक्स सी या सी एक्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब एक चीज और इसमें आप थोड़ी सी समझ ही लीजिए, क्या होता है, जैसे अगर आप ऐसे करेंगे, इसको यहां से अगर सॉल्व करें तो देखो यह क्या आ गया आपका dx अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऐसे भी करेंगे आपका जो आंसर आएगा वो सही है। लेकिन ऑब्वियसली आपको एक ऑप्शन देखना है यहाँ पर जो कि आपको नहीं दिखेगा ऐसा करने पे, तो क्या करना है, देखो हमने क्या करा है, वेरिएबल को सेपरेट करा, यहाँ से बात कर रही हूँ मैं, तो ये आया dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन वाई। ठीक, क्लियर। अब इसके आगे अगर डायरेक्ट हम सॉल्व करें यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करें, तो ये आ जाएगा log मॉडुलस एक्स, ये आ जाएगा log मॉडुलस वाई। अब क्योंकि log log है तो कांस्टेंट भी अपन ने ले लिया log c, यहाँ से आ गया ये अपना log मॉडुलस एक्स log m प्लस log n, ये हो जाएगा log m इंटू एन, तो ये हो जाएगा अपना log, मतलब एंटी लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू सी वाई। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन नहीं है आपके 4 ऑप्शन में से, तो आप ये ना सोचिए कि ये गलत है, आप ये सोचिए कि ऐसा इसको कैसे बनाया जाए, यानी y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में हम कैसे लिखें इसको। तो y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में अगर आप लिख, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है इससे, तो आप क्या करें, देखो ये जो कांस्टेंट है इसको इस तरफ भेज दीजिए, और चाहे तो इस कांस्टेंट को आप c1 ले लो, सी, क्योंकि यहाँ c है इसलिए हम इसको c1 लेके चलते हैं, c1 को उस तरफ भेज दो, तो ये आ जाएगा x अपॉन c1 इक्वल टू वाई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब 1 अपॉन c1 भी तो एक कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन c1 को अपन c से शो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, लीजिए आ गया। ठीक, तो इसीलिए कभी अगर आप इस तरीके से भी कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है,
अगर आप आंसर दे रहे हैं तो यहाँ तक आपका आंसर करेक्ट है, बट क्योंकि ऑप्शन में से बताना है तो ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा था तो हमने इसको बना लिया। ठीक है, बाकी अगर सिर्फ इसको सॉल्व करना होता तो यहाँ तक भी आपका करेक्ट रहेगा। ओके ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन नंबर 16, इसको नोट कर लीजिए। ये तो अपन ने करा ही था, बट ये इसलिए किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी अगर ऐसे भी कर लें तो। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर ऑप्शन सी। ओके ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जनरल सोल्यूशन पूछा है हमसे। तो भाई जब हमने अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हमने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से देखा था। तो यहाँ पर अपने को पूछा है कि भाई इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो हमको नहीं पता क्या भाई, बस यहाँ पर P1 Q1 दे दिया तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पर अपन डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। हमने जब यहाँ पर पढ़ा था dy अपॉन dx, बस यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ dx अपॉन dy दिया इसीलिए ना, तो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। तो यहाँ दोनों जगह क्या है, y है, देख रहे हैं आप, दोनों जगह y है। इसीलिए जो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, e की डिग्री इंटीग्रेशन p किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ये, और जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, देखो दोनों जगह y है तो यहाँ अपन y लेते हैं, y के मल्टीप्लाई में लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। उसी के रिस्पेक्ट में करना है जिसके रिस्पेक्ट में अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने को दिख रहा है। अगर ये चीज क्लियर है तो कहीं पर भी कोई भी आंसर गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जब हमको पता है तो यहाँ पर बस क्या है, dx अपॉन dy, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर दोनों जगह क्या है अपना x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, e की डिग्री इंटीग्रेशन p किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ y के रिस्पेक्ट में दिया है, बस यहाँ x के रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में। अब जो जनरल सॉल्यूशन की बात करें वो क्या हो जाएगा भाई, दोनों जगह आपको क्या दिख रहा है, x, तो यहाँ x, इसके मल्टीप्लाई में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q के मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा dy और प्लस का c। बस यहाँ पर P1 Q1 दिया है तो आप भाई यहाँ पर Q1 यूज कर लो, यहाँ P1 यूज कर लो। तो देखो ये हो जाएगा x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना, e की डिग्री इंटीग्रेशन P1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन Q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना क्या है, e की डिग्री P1 dy, यहाँ पर अपना ये ब्रैकेट लगा दो dy प्लस c। अब आप देख लो कौन सा आंसर है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला ये है, इसमें कुछ इतना बड़ी बात नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर सही दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको ये दिया। तो यहाँ पर आपको इसलिए ये पूछा क्योंकि यहाँ पर dx अपॉन dy उल्टा पूछा। जनरली हम क्वेश्चन इस फॉर्म में ज्यादा करते हैं, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। तो ध्यान दें यहाँ y रहता है इसलिए यहाँ y आता है, यहाँ पर x रहता है इसलिए जनरल सॉल्यूशन में अपना यहाँ पर x आता है। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। तो 17 क्वेश्चन भी हो गया, इसको नोट कर लो करना चाहो तो, बाकी नोट करने लायक कुछ नहीं है, फॉर्मूला ही है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर भी अपन से पूछा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताइए कि इनमें से कौन सा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। सबसे पहले तो dy अपॉन dx लाते हैं कैसे भी करके। तो एक काम करते हैं अपन, देखो चाहो तो इसको उस तरफ ले जाओ और फिर dx को इधर लाओ, उससे बेटर अपन एक काम करते हैं, सभी जगह अपन dx से डिवाइड कर देते हैं। तो e की डिग्री x dy अपॉन dx प्लस y e की डिग्री x प्लस 2x, और इस पूरे ब्रैकेट के साथ dx था, dx का इधर डिवाइड होगा तो dx से dx हो गया कैंसिल, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इस ब्रैकेट को हटा ही देते हैं, कोई जरूरत तो है नहीं। अब देखो ये अपना एक फॉर्म बन रहा है, dy अपॉन dx प्लस py बन सकता है क्योंकि देखो इन दोनों में e की डिग्री x है, तो इस e की डिग्री x को अब हम e की डिग्री x से और डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर e की डिग्री x से डिवाइड होगा तो आ जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ पर e की डिग्री x से डिवाइड होगा तो y आ जाएगा, यहाँ पर होगा तो यहाँ तो खैर हो ही जाएगा 2x अपॉन e की डिग्री x इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, dx से डिवाइड किया, फिर हमने e की डिग्री x से डिवाइड किया। अब पूरा पूरा हमारा फॉर्म बन गया, देखें जरा, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। ठीक, तो यहां से अगर आप देखें तो यहां से p मिल जाएगा अपने को 1, q मिल जाएगा -2x अपॉन e की डिग्री x।
अब सबसे पहले क्या, थोड़ा शॉर्टकट में ही कर रही हूँ, पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की डिग्री इंटीग्रेशन पी डी एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर है उसी के रेस्पेक्ट में करना है जो भी करना है। तो ये हो जाएगा ई की डिग्री पी की जगह पे क्या है 1 डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में ई की डिग्री एक्स, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो बिल्कुल आराम से कर लेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन y है, यहाँ पर भी y है, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया, e की डिग्री x, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख रही हूँ। फिर इंटीग्रेशन, फिर q है ये q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। बस ये तो हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, अब तो कुछ भी नहीं बचा, y e की डिग्री x, ब्रैकेट हटा देते हैं, -2 इंटीग्रेशन x dx, तो -2 एज इट इज, x का हो जाएगा x² और यहाँ प्लस का c, y e की डिग्री x, इस 2 से 2 गया, ये माइनस का x² इधर बुला लो, तो y e की डिग्री x प्लस x² इक्वल टू c। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है ये, तो आंसर क्या आ गया, सी। तो आप देखेंगे 16, 17, 18 तीनों के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर सी ही सभी में सही निकला। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ आपकी चैप्टर 9 की मिसलिनियस एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। सो आई होप कि हमने जो क्वेश्चन किए हैं हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज में, या आपको सारे के सारे समझ में भी आए होंगे, और हमारा आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।